हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। चलो, आपकी पढ़ाई चल रही होगी एकदम बढ़िया। तो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था एडियाबेटिक प्रोसेस पे। आज हम आगे चलने वाले हैं आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। दो छोटे छोटे प्रोसेस रह रहे थे जिनको आज हम कंप्लीट कर देंगे। बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर बात करें हम, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम क्या देखेंगे? इट टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यानी इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलना है? प्रेशर इज कांस्टेंट। सिंपली हम बात कर लें इसके वर्क डन की। बच्चों, इनसे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस है दो, जो हमारे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम एक आइसोबारिक करेंगे और एक आइसोकोरिक, फिर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज हीट इंजन। बेसिकली हीट इंजन किस पे बेस्ड होता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। उसके बाद हम देखने वाले हैं अब तक का सबसे एफिशिएंट इंजन जो आपके सिलेबस के अंदर है, दैट इज कार्नोट इंजन। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे प्रीवियस ईयर्स के। तो चलो इन दोनों को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम वर्क डन की बात करें बच्चों, वर्क डन क्या होता है मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, हम प्रेशर को बाहर ले सकते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी का V1 से V2। तो वर्क डन बच्चों हमारे पास क्या निकल के आएगा? P V2 माइनस V1। क्या मैं V2 माइनस V1 को डेल्टा V बोल सकता हूँ? तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। अगर मैं इसका PV ग्राफ बनाऊँ बच्चों, कैसा बनेगा? प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इसका PV ग्राफ हमें क्या देखने को मिलेगा? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। छोटा सा प्रोसेस है आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर के लिए, आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने आगे। अगला प्रोसेस हमारे पास क्या है? आइसोकोरिक। बच्चों, आइसोकोरिक के लिए हमें क्या याद रखना है? आइसोकोरिक के अंदर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेक प्लेस करते हैं उन्हें हम आइसोकोरिक कहते हैं। अगर मुझे इसके लिए कोई वर्क डन निकालने को बोले बच्चों, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी की वैल्यू हमारे पास 0, यानी फॉर दिस प्रोसेस वर्क डन बिकम्स 0। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर गैस कोई भी वर्क करती नहीं है। आप सोच सकते हो गैस के वर्क करने का तरीका है बच्चों, गैस या तो एक्सपेंड करेगी या कंप्रेस करेगी, यही दो तरीके हैं उसके वर्क करने के। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि गैस ना तो एक्सपेंड कर रही है ना कंप्रेस कर रही है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस केस में वर्क डन हमारे पास 0। अगर इसका ग्राफ की बात करें बच्चों, ग्राफ हमें क्या देखने को मिल रहा है? पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ हमें इसका एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है विच इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। अगर आप इसका फॉर्मूला मेथड से निकालो, अगर एरिया अंडर दी ग्राफ, तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेट लाइन के नीचे कोई भी एरिया नहीं है हमारे पास, तो इसका वर्क डन उस फॉर्मूले से भी हमारा क्या आ जाता है? 0। आज बात करनी है हमें बेसिकली हीट इंजन के बारे में। बच्चों, हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी हीट एनर्जी को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जब मान लो हमने उसको कुछ भी हीट वगैरह प्रोवाइड करी, वो उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? मैकेनिकल वर्क के अंदर। आप देखते हो गाड़ी के अंदर हमारे पास जो इंजन है उसे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल डाला जाता है, और जैसे ही पेट्रोल बर्न करता है वहाँ से उसको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलती है जिसको वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही डिवाइस को हम क्या कहते हैं बच्चों? हीट इंजन कहते हैं। हीट इंजन बच्चों कौन से लॉ पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये काम करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं आप सिंपली बता देता हूं कि क्या होता है बच्चों। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, इसकी सिंपल एंड सबसे मोस्ट डेफिनेशन क्या है? ऑल वर्क, आपने जितना भी काम किया, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। मतलब आप जितना भी काम कर रहे हैं सारा का सारा किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। But all heat cannot be converted into work। क्या कहती है बच्चों इसकी डेफिनेशन? आप जितना भी वर्क करते हैं सारा का सारा हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट सारी की सारी हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल देखो इसका। सर्दियों के अंदर अगर हमें ठंड लगती है, हम अपने हैंड्स को रब करते हैं एक साथ। हैंड्स को रब करने से क्या होता है बच्चों? मैंने हैंड्स ने कुछ वर्क किया, वर्क करने की वजह से हमारे हाथों के अंदर हीट जनरेट हो जाती है, यानी मैंने जो वर्क किया दैट इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। अगर मैं इसका उल्टा एग्जांपल लूँ, इसको रिवर्स प्रोसेस बना दूं, अगर मैं अपने हाथों को गैस पे रखता हूं, क्या ये ऑटोमेटिकली हिलने लग जाएंगे? ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट ऑल दी वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। इसी के ऊपर हमारा कौन बेस है? हीट इंजन। यानी कि बच्चों हमने एक चीज़ सीखी, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को Q1 हीट सप्लाई करता हूँ, चलो इसको हीट इंजन के डायग्राम से समझते हैं। हीट इंजन के डायग्राम के अंदर आपके पास बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सोर्स, जहाँ से हमें हीट मिलती है। सेकेंड नंबर पे होता है हमारे पास इंजन, जहाँ पे हमारी गैस या फिर जो वर्किंग फ्लूइड है इंजन। थर्ड हमें नीचे मिलता है बच्चों सिंक। बच्चों सोर्स होता है एट हायर टेम्परेचर T1, सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर T2। गॉट इट? इंजन क्या करता है बच्चों? सोर्स से कुछ हीट लेता है, लेट अस अज्यूम कि इट टेक्स Q1 हीट। Q1 हीट से इसे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया, और अभी मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था कि जितनी भी हीट होती है दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द वर्क। तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किसको सप्लाई कर दी? सिंक को। आपने देखा होगा जब भी आपकी गाड़ी वर्क करती है, आपकी गाड़ी मूव करती है, तो आपका इंजन धीरे धीरे गर्म हो जाता है, क्योंकि इंजन जो वहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसकी जो बाहर की बॉडी है दैट इज एक्टिंग एज द सिंक। किसी सोर्स, जैसे हमने पेट्रोल बर्न किया, वो एक सोर्स है, वहाँ से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें मिल रही है। इंजन ने कुछ वर्क किया जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ने मूव किया, उसमें से उसने कुछ हीट को एक्सट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी कुछ देर चलने के बाद हीट अप हो जाती है। यही प्रोसेस हमारा पूरा का पूरा क्या है? हीट इंजन का। बच्चों हीट इंजन की हम एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है हीट इंजन की एफिशिएंसी। बच्चों हीट इंजन की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है नीटा से। किसी भी चीज़ की अगर एफिशिएंसी आप जानना चाहते हो, मतलब आपका इंजन कितना बेटर वर्क कर रहा है, कितना अच्छा आपका इंजन है, तो एफिशिएंसी का बच्चों मतलब क्या होगा कि आपके इंजन ने कितना ज़्यादा वर्क किया और उसने कितनी हीट को इनटेक किया। इतनी हीट इनटेक करने के बाद आपके इंजन ने कितना वर्क किया, वही उसकी क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है बच्चों अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो तो आपको पता होगा कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट देते हैं हम, देखो अगर मैं इंजन के प्रोसेस से देखूं तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि Q1 जो मैंने हीट सप्लाई की वो किसके इक्वल है? जो इसने वर्क किया प्लस जो हीट इसने रिजेक्ट करी। अगर मैं यहाँ से बच्चों वर्क का फॉर्मूला निकालूं दैट इज Q1 माइनस Q2। अगर मैं इस वर्क के फॉर्मूले को बच्चों एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रिप्लेस करता हूं तो हमें एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला मिलेगा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये बच्चों हमारे पास एफिशिएंसी आती है किसकी? हीट इंजन की, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है हीट इंजन का कि हीट इंजन कैसे काम करता है। अब बच्चों एक जनरल सी बात है जो फिजिक्स कहती है। फिजिक्स कहती है कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। किसी भी हीट इंजन की बच्चों एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? सुनो, हम चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। अगर आपको इसी एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालना है तो दैट इज टू सिंपल, Q2 माइनस Q1, और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो किससे? 100 से। आपको जो आंसर मिलेगा वो किसके अंदर आ जाएगा? परसेंटेज के अंदर। हमारा ये टॉपिक क्या है कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती, हमें ये जानना है। अपने फॉर्मूले को यूज़ करते हैं बच्चों। एफिशिएंसी 100% कब हो सकती है? अगर मेरे पास ये टर्म 1 आ जाए तो एफिशिएंसी हमारे पास 100% आ जाएगी। इस टर्म को बनाने के लिए मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं Q2 को 0 कर दूँ, सुनना एक बात, या तो मैं Q2 को 0 कर दूँ बच्चों। अगर मैं Q2 को 0 कर देता हूँ इसका मतलब देयर इज नो हीट रिजेक्टेड। क्या बोला मैंने? देयर इज नो हीट रिजेक्टेड, यानी कोई हीट रिजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत साबित हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ ने हमें क्या कहा था कि जितनी की हीट होती है सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो, अगर मैं Q2 को 0 करता हूं तो हमारे पास नो हीट रिजेक्टेड आ जाएगी, जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो? 100%। बोले सर दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका हो सकता था कि मैं Q1 को इनफाइनाइट कर दूं, तब भी तो ये कंडीशन 1 बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर मेरा Q1 इनफाइनाइट हो जाए बच्चों, तब भी हमारी एफिशिएंसी कितनी आ सकती थी?
100%। बट आप देखो Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी क्या हम किसी चीज से इनफाइनाइट हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स बोथ दीज कंडीशन आर नॉट पॉसिबल। सो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी हम 100% नहीं बना सकते। अगर इन दोनों में से एक बात भी ट्रू हो पाती तो हम 100% एफिशिएंसी का इंजन बना सकते थे। बट इस केस के अंदर हमारे पास दोनों में से कोई भी बात ट्रू नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो बच्चों ये हमारे पास है हीट इंजन की पूरी वर्किंग। हीट इंजन अलग अलग तरह के होते हैं। बेसिकली आपको बस एक बात याद रखनी है कि हीट इंजन जितने भी होते हैं ये सारे वर्क करते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। ये सारे वर्क करते हैं किसके अंदर? साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर। हीट इंजन बच्चों बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो हीट इंजन है वो है कार्नोट हीट इंजन। अभी हम कार्नोट हीट इंजन को पढ़ने जा रहे हैं, कैसे कैसे उसकी कंडीशंस है, कैसे उसकी वर्किंग है। आपके सिलेबस के अंदर क्या है बच्चों? कार्नोट हीट इंजन। बेसिकली ये है क्या? एक हीट इंजन है जो हम अभी बता के आए हैं। सर इसके अंदर क्या होने वाला है ऐसा जो इसको एक अलग से नाम, बच्चों इसको डिस्कवर किया था कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्होंने कुछ ऐसी आइडियल कंडीशंस मानी थी कि जिसके अंदर कि कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो अब तक सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड हमें कर पाया है। बट एक्चुअली में कार्नोट इंजन इज अ हाइपोथेटिकल इंजन। कार्नोट इंजन इज अ हाइपोथेटिकल इंजन। ऐसा कोई रियल में इंजन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इंजन है जो किसी साइंटिस्ट ने सोचा था कि अगर कंडीशंस ऐसी ऐसी होती हैं तो हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल सकती है, और जिस इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्नोट हीट इंजन। सबसे पहली बात, ये एक हीट इंजन है। दूसरी बात, ये कैसा था? हाइपोथेटिकल, मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको याद रखना है इसके अंदर कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस इंजन की एफिशिएंसी जो बच्चों हमारे पास है वो है मैक्सिमम। दूसरी बात, अगर आपने कार्नोट इंजन के साइड बाय साइड कोई और इंजन बना लिया, बच्चों याद रखना, आपको पता है हीट इंजन बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको एक सोर्स चाहिए, एक कोई भी वर्किंग फ्लूइड चाहिए और एक सिंक चाहिए। मान लो आपके सोर्स का टेम्परेचर T1 था और सिंक का टेम्परेचर T2 है। आपने कार्नोट इंजन आपके पास एक साइड में रखा हुआ है और आपने एक और इंजन बना लिया खुद से। अगर कार्नोट इंजन और दूसरे इंजन का टेम्परेचर T1 और T2 दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस के अगर अंदर काम कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी इंजन ऐसा आप बना लेते हो तो उस केस के अंदर हमेशा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ही क्या रहने वाली है? मैक्सिमम। आप कोई भी इंजन बना लो बट उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से मैक्सिमम नहीं हो सकती। फोर्थ बात इसकी बात क्या है बच्चों कि ये एक रिवर्सिबल इंजन है। वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज अ रिवर्सिबल इंजन। सर ये रिवर्सिबल इंजन का क्या मतलब है? रिवर्सिबल इंजन का मतलब बच्चों क्या है कि अगर आप सोर्स से Q1 हीट ले रहे हैं, उससे कुछ वर्क डन करवा रहे हैं और Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है। आपको पता है सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर एंड सोर्स इज एट हायर टेम्परेचर। तो रिवर्सिबल इंजन का बच्चों मतलब ये है कि अगर ये इस कंडीशन में वर्क कर रहा है तो आप इसको रिवर्स कंडीशन में भी वर्क करवा सकते हो। जैसे कि ध्यान से सुनना इसको, कि मेरे पास सिंक है जो कि लोअर टेम्परेचर के ऊपर है। अगर मैं इससे Q2 हीट निकालता हूं बच्चों और मैं उसे सप्लाई करना चाहता हूं किसको? सोर्स को, तो मुझे इस इंजन के ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये एग्जांपल आपको बच्चों आगे जाके देखने को मिलेगा रेफ्रिजरेटर के अंदर। वहां पे भी हम कार्नोट इंजन ही पढ़ते हैं बिकॉज इट इज अ रिवर्स इंजन। ये बोथ डायरेक्शन के अंदर वर्क कर सकता है। अगर मैंने सोर्स से Q1 हीट ली, उसने कुछ वर्क किया और Q2 को उसने रिजेक्ट कर दिया, उसी तरीके से मैं सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेके उसे भेज सकता हूं सोर्स पे। देखो बच्चों ये प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकता। आप देख रहे हो यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, जो नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा यहाँ पे, जिसकी वजह से हमने जो भी वर्क किया उसने यहाँ से हीट निकाली और सोर्स को सप्लाई कर दी। जो हमारे फ्रिज, घरों में फ्रिज होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लोअर टेम्परेचर से हीट को निकाला जाता है और रूम टेम्परेचर जो कि सोर्स का काम करता है वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं कार्नोट इंजन के बारे में। चलो अब बात करते हैं कि सर इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसके अंदर वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी अगर है तो कितनी होगी, उसकी हम बात कर लेते हैं। चलो पहले आपको ध्यान रखना है कि कार्नोट इंजन के अंदर हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, वो मैं आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड।
कार्नोट इंजन के अंदर बच्चों सबसे पहले आपको एक सिलेंडर चाहिए जिसके ऊपर आपके पास क्या रखा हुआ है, एक पिस्टन रखा हुआ है। ओके, पिस्टन रखा हुआ है। ये जो पिस्टन बच्चों आपने लगाया है इट इज फ्रिक्शनलेस। अब आप देख रहे हो कि आप फ्रिक्शन पढ़ के आ चुके हो, आपको पता है रियल लाइफ के अंदर कोई भी चीज बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी चीज फ्रिक्शनलेस हो ही नहीं सकती तो दिस इज अ हाइपोथेटिकल इंजन हम बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। हमें बोला गया बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। इसका जो बच्चों बेस है, इसका जो हमारे पास बेस बनाया गया है, दिस बेस इज प्योरली कंडक्टिंग। हमारे पास जो बेस बनाया गया है वो है प्योरली कंडक्टिंग, यानी जितनी हीट देना चाहो आप यहां से दे सकते हो बिकॉज इट इज कंडक्टिंग। बाकी जो भी इसकी वॉल्स वगैरह बनी हुई है बच्चों, इसकी जो वॉल्स बनी हुई हैं कांटेदार कांटेदार काटा काटा काटा, ये जो इसकी वॉल्स है इसकी जो पिस्टन के ऊपर है, ये सारी की सारी बच्चों कैसी हैं, नॉन कंडक्टिंग। यानी कि इसकी जो हीट वगैरह ट्रांसफर वगैरह जो भी होगा इस पिस्टन के अंदर वो इसके बेस से होगा, बाकी साइड से इसका कुछ भी ट्रांसफर नहीं होना। यानी ये हमारे पास कैसी हैं, नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, दे आर एडियाबैटिक। ये तो हमारी बात हो गई जिसके अंदर हमारी गैस आने वाली है, जहां पे हमारी गैस वर्क करेगी, वो वर्किंग फ्लूइड जो भी होगा वो हमारे पास उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताना है कि दो चीजें और लेनी हमें। एक हमें चाहिए बच्चों सोर्स, एक हमें क्या चाहिए, सोर्स। अब ये एक आइडियल इंजन है बच्चों, तो हम मानते हैं कि सोर्स के लिए जो हमारी इसकी हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी वो है इसकी बच्चों इनफाइनाइट। आपको समझना होगा कि हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट का मतलब क्या है। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट का मतलब बच्चों है कि आप इससे जितनी चाहे सोर्स से हीट निकाल सकते हैं, बट इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके पास कितनी हीट है, इनफाइनाइट हीट है। देखो बच्चों, हम आइडियल इंजन की बात कर रहे हैं, दिस इज अ हाइपोथेटिकल इंजन, तो रियल लाइफ के अंदर किसी की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो हमने एक हाइपोथेटिकल इंजन बनाया है, तो हमने मान लिया कि इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट। और टेम्परेचर कितना है बच्चों इसका, T1। एक और बात जो आपको याद रखनी है बच्चों, इसका जो अपर सरफेस है, इसका जो अपर सरफेस हमने बनाया है, दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग। बच्चों ये कंडक्टिंग होगा तभी तो अपनी हीट को ट्रांसफर कर पाएगा इंजन के अंदर। अगर मान लो मैं इसको एडियाबैटिक बना देता तो एडियाबैटिक में तो कोई हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, तो ये हीट ऊपर ट्रांसफर कर ही नहीं पाती। तो मैंने बोला ये कैसा है, परफेक्टली कंडक्टिंग। इसके बाद हमें चाहिए बच्चों दैट इज सिंक। सिंक क्या होता है, जो डिवाइस लोअर टेम्परेचर पे पाया जाता है उसे सिंक कहते हैं। सिंक की भी हम मान के चलते हैं कि जो हमारी हीट कैपेसिटी है बच्चों, हीट कैपेसिटी दैट इज इनफाइनाइट। सर इसका क्या मतलब, दोनों की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। बच्चों सिंक हमारा लोअर टेम्परेचर पर है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंक को कितनी भी हीट प्रोवाइड कर दो, फर्दर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करने वाला। और इसका टेम्परेचर कितना है, T2। आप इसको जितनी हीट देते जाओ उतनी हीट को ये लेते जाएगा, बट अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देगा। सर इसकी वॉल्स बताओ कैसी हैं, अपने आसपास के चूहे को खाना बंद करो और इसकी वॉल्स देखो कैसी हैं। इसकी वॉल्स बच्चों हमारे पास हैं कंडक्टिंग। सर ये तो हमारा पूरा इंजन बन गया, आपने वर्किंग फ्लूइड भी बता दिया, सोर्स भी बता दिया, सिंक भी बता दिया। अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज और हमें जोड़नी है बच्चों, दैट इज स्टैंड। दैट इज स्टैंड। स्टैंड का बच्चों ऊपर का जो सरफेस है, इस बार हमने इसको कांटेदार बना दिया। कांटेदार मतलब एडियाबैटिक। इस बार इसके अंदर स्टैंड के अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, इस डायग्राम को नोट कीजिए। ये चारों चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है, कैसे हमारा कार्नोट इंजन, हीट इंजन पूरा का पूरा वर्क करता है। ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ओके, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। चलो बेसिकली आपको फर्स्ट बता दूं कि कोई भी वर्किंग सब्सटेंस कैसे काम करता है। चलो मैंने मान लिया मेरे पास ये बाइक का टायर है, यहाँ पे बच्चों मेरे पास एक इंजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वेंट्स बनाए हैं मैंने, यहाँ पे एक पिस्टन है। पिस्टन के अंदर हमारे पास भरी हुई है बच्चों कोई भी वर्किंग फ्लूइड या फिर कोई भी आइडियल गैस। पिस्टन का जो एक्सेल है बच्चों, दिस इज कनेक्टेड टू दी टायर। अब क्या होगा, यहां पे आपके पास बच्चों लगा हुआ है बाइक का स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग, यहां से कोई फ्यूल टैंक का वायर आ रहा है जो आपके फ्यूल टैंक से जाके जुड़ रहा है। जब भी आप बाइक को किक करते हैं स्टार्टिंग में, फ्यूल टैंक से कुछ फ्यूल आता है और वो ऐसे स्प्रेड हो जाता है।
स्प्रेड होने से आप किक मारोगे, स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती है। जैसे ही चिंगारी निकलेगी यहाँ का टेम्परेचर राइज करेगा बच्चों। टेम्परेचर राइज करने से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मूव करेंगे और इस छोटे से एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से पिस्टन बच्चों आगे की तरफ मूव करता है। अगर पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो ये टायर को भी आगे पुश करेगा, तो टायर कुछ आगे जाता है। जैसे ही बच्चों ये पिस्टन इस लाइन को क्रॉस करता है तो आप देख रहे हो कि जितनी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा गैस बनी थी, ये सारी वेंट्स के थ्रू चली जाएगी। जैसे ये वेंट्स की तरफ जाएगी, हर एक बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से बच्चों ये टायर वापस पीछे आना चाहेगा। जब ये टायर वापस पीछे आएगा तो ये पिस्टन को वापस अपनी पोजीशन पे ले जाएगा। वापस पीछे ले जाते ही वापस एक चिंगारी निकलेगी, फ्यूल आएगा, बर्न होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक बार हमारा को एक्सपेंशन देखने को मिला गैस का और एक बार हमें कंप्रेशन देखने को मिला। जितने प्रोसेस आपके इंजन के अंदर होंगे उतना स्ट्रोक आपका इंजन का काउंट किया जाता है। आपने सुना होगा कई गाड़ियों के अंदर 2 स्ट्रोक इंजन आता है, कई गाड़ियों के अंदर 3 स्ट्रोक इंजन, कईयों में 4 स्ट्रोक। इन स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि आप जो प्रोसेस करवा रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा एक बार एक्सपेंशन हुआ, एक बार कंप्रेशन, यानी यहाँ पे 2 प्रोसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस इंजन को हम क्या बोलेंगे, दिस इंजन इज 2 स्ट्रोक इंजन। आप समझ गए स्ट्रोक कैसे काउंट किए जाते हैं। स्ट्रोक का मतलब है बच्चों कि वहां पे कितने प्रोसेस किए जा रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे एक बार एक्सपेंशन, एक बार कंप्रेशन, 2 प्रोसेस हुए, यानी कि कौन सा इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन। सर क्या हमारा कार्नोट हीट इंजन 2 स्ट्रोक इंजन होता है? सोचो बच्चों इस बात को, क्या कार्नोट हीट इंजन जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये 2 स्ट्रोक इंजन है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास होता है बच्चों 4 स्ट्रोक इंजन। इसके अंदर हमें 4 प्रोसेस देखने को मिलते हैं जो हम इसकी वर्किंग के अंदर देखते हैं कि हाउ अ कार्नोट इंजन वर्क्स। अब हम बात करेंगे कि कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है। चलो देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, कार्नोट इंजन के अंदर आपको 4 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। कार्नोट इंजन के अंदर आपको 4 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। सर 4 प्रोसेस कौन कौन से होंगे? मैं आपको चारों के नाम बता देता हूं एक बार, जाके आप आगे उनको इजीली समझ पाएं। सबसे पहले बच्चों आपको देखने को मिलेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकेंडली आपको देखने को मिलेगा बच्चों एडियाबेटिक एक्सपेंशन। 4 प्रोसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं इधर। कार्नोट हीट इंजन इज अ 4 स्ट्रोक इंजन। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब एक्सपेंशन हो गया तो कंप्रेशन का होना तो जरूरी है। फोर्थ प्रोसेस हमारे पास जो आ रहा है दैट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। कैसे कैसे होंगे हम इन सबको डायग्रामेटिकली समझेंगे। सर ये प्रोसेस होते हैं, सर इसका ग्राफ भी बता दो एक बार, फिर हम इसकी वर्किंग को एक साथ समझ लेंगे। अगर बच्चों ध्यान से देखो, मैं कार्नोट हीट इंजन का पीवी ग्राफ बनाऊं तो इसके अंदर कितने प्रोसेस दिख रहे हैं आपको? 4। एक एक प्रोसेस को लेके चलते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सर कैसे पता चला एक्सपेंशन हो रहा है? देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। सर दूसरा कौन सा है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अभी भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। सर तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ वन इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो हमारे पास जो ये चीज़ें हमारे पास मिलके आई हैं, ये हमारे पास, आप देख रहे हो मैंने बताया था जितने भी हीट इंजन होंगे सारे साइक्लिक प्रोसेस पे काम करते हैं। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक। ये हमारे पास प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। सर ये ग्राफ कैसे कैसे आए, कैसे इसने वर्किंग की, हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों स्टेप 1। स्टेप 1 हमारे पास क्या था बच्चों? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कैसे होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन? अगर मेरे पास बच्चों ये सोर्स है जो कि टेम्परेचर T1 के ऊपर है, इसके ऊपर मैंने अपना वर्किंग फ्लूइड रखा। इसके ऊपर बच्चों मैंने क्या रखा? अपना वर्किंग फ्लूइड। जो बातें मैंने अभी बताई आपको कि इसकी वॉल्स एडियाबेटिक थी बट बेस कंडक्टिंग एंड सोर्स का बेस भी कैसा था? कंडक्टिंग। यानी बच्चों अब क्या होगा, इसके ऊपर कुछ मैंने वेट्स अप्लाई कर रखे हैं। अब मैं स्लोली बच्चों इन वेट्स को रिमूव करूंगा। अगर बच्चों मैं इन स्लोली इन वेट्स को रिमूव करूंगा तो गैस एक्सपेंड करेगी। अगर गैस इसके अंदर जो भरी हुई है बच्चों ये एक्सपेंड करना चाहेगी,
अगर बच्चों गैस एक्सपेंड करना चाहेगी तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ लेगी। अगर कोई भी एक गैस एक्सपेंड कर रही है यानी कोई गैस वर्क कर रही है तो उसको एनर्जी तो चाहिए, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करके बच्चों एक्सपेंड करती है। जब वो एक्सपेंड करेगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर इसकी इंटरनल एनर्जी कम हुई तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगा। बट नीचे कौन रखा हुआ है? सोर्स, जिसकी वॉल्स कैसी हैं? कंडक्टिंग। तो ये जो सोर्स है ये उसको इतनी हीट प्रोवाइड कर देगा और इसके टेम्परेचर को क्या रखेगा? कांस्टेंट रखेगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यहां पे हमारे पास आइजोथर्मल एक्सपेंशन। एक बार फिर से सुनना बच्चों, जैसे ही मैंने ऊपर से वेट निकाले, गैस एक्सपेंड करना